नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। और राजस्थान से इस वक्त की बड़ी खबर एएनबी न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। राजस्थान में कोरोना का कहर अब लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। एक दिन में 2500 से ज्यादा केस राजस्थान में दर्ज किए गए। गृह विभाग ने ये तमाम जानकारी जो है साझा की है मीडिया से। सभी जिलों में 21 नवंबर से धारा 144 लागू की जाए। जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और कोटा में कोरोना के केस सबसे ज्यादा पाए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, प्रदेश की गहलोत सरकार एक बार फिर से कोरोना को लेकर अलर्ट मोड पर आती हुई नजर आ रही है। राजस्थान में कोरोना का कहर बढ़ रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा रहे हैं। एक दिन में 2500 से ज्यादा केस कोरोना के राजस्थान में सामने आए हैं और इसके बाद से ही राजस्थान की गहलोत सरकार एक्शन मोड में आ गई है। ये जानकारी मिल रही है कि सभी जिलों में 21 नवंबर से धारा 144 लागू की जा सकती है। सबसे ज्यादा जो केस सामने आ रहे हैं वो जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और कोटा से सामने आ रहे हैं। प्रदेश की गहलोत सरकार एक बार फिर से अलर्ट मोड पर जाती हुई नजर आ रही है। राजस्थान में बढ़ता कोरोना का कहर, इस वक्त की बड़ी खबर से हम आपको रूबरू करवा रहे हैं। एक दिन में 2500 से ज्यादा केस सामने आए। और आइए अब रुक करते हैं खबरों का। दिल्ली हाईकोर्ट की टिप्पणी के बाद अब दिल्ली में बिना मास्क घूमने वालों पर 500 की जगह 2000 रुपए का जुर्माना लगेगा। दिल्ली सरकार ने यह आदेश जारी कर दिए हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को कोरोना के बढ़ते मामलों पर फटकार लगाई थी। साथ ही कहा था कि दिल्ली में लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और जब हमने राज्य सरकार से सवाल किया तब वो हरकत में आई है। हाईकोर्ट ने सरकार से कहा कि इससे पहले वो क्या कर रहे थे। आखिरकार शादी समारोह में लोगों के शामिल होने की संख्या 200 से 50 करने में इतना देरी क्यों की गई। वहीं कोर्ट ने बिना मास्क घूम रहे लोगों पर जुर्माना रकम को लेकर भी बड़ा कमेंट किया है। हाईकोर्ट का कहना है कि अभी जो रकम जुर्माने के तौर पर ली जा रही है वो बेहद ही कम है। गौरतलब है कि बिना मास्क बाहर निकले लोगों पर 500 रुपए का जुर्माना लगाया जा रहा था, लेकिन अब दिल्ली में बिना मास्क के बाहर घूमने वालों पर 2000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। तो दिल्ली हाईकोर्ट की टिप्पणी के बाद अब दिल्ली में बिना मास्क घूमने वालों पर 500 की जगह 2000 रुपए का जुर्माना लगेगा। दिल्ली सरकार ने यह आदेश जारी कर दिए हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को कोरोना के बढ़ते मामलों पर फटकार लगाई थी। साथ ही कहा था कि दिल्ली में लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और जब हमने राज्य सरकार से सवाल किया तब वो हरकत में आई है। हाईकोर्ट ने सरकार से कहा कि इससे पहले वो क्या कर रहे थे। आखिरकार शादी समारोह में लोगों के शामिल होने की संख्या 200 से 50 करने में इतना देरी क्यों की गई। और इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता राजीव तिवारी इस समय लाइव जुड़ गए हैं। राजीव, जानकारी हम आपसे चाहेंगे, किस तरह का माहौल आज दिल्ली में देखने को मिल रहा है। क्या लोगों में अब जागरूकता दिख रही है? क्या आज जिस तरह से सख्ताई बरती गई, जुर्माना बढ़ाया गया है, तो लोग जागरूक थे पहले से इस बात को लेकर कि अब जुर्माना बढ़ चुका है? देखिए, बिल्कुल ब्रदर, जिस तरीके से दिल्ली की बात करें तो दिल्ली के अंदर कहीं न कहीं जो लोगों ने लापरवाही की थी उसको लेकर ही सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को फटकार लगाई कि जुर्माना जो लिया जा रहा है, यानी कि जो मास्क जो लोग बाग नहीं यूज कर रहे हैं, वो जो जुर्माना लिया जा रहा है वो पहले 500 रुपए था और उसको बढ़ाने की जो कहीं न कहीं सुप्रीम कोर्ट की जो पहल थी वो कहीं न कहीं दिल्ली सरकार ने अभी उसको मान लिया गया है और दिल्ली सरकार ने अब 2000 रुपए का जुर्माना कर दिया है। मगर बात करें आज से, यानी कि आज से जो जुर्माना की रकम 2000 रुपए की कर दी गई है, तो काफी लोगों का तो यही मानना था कि उनको पता ही नहीं था कि 2000 रुपए का जुर्माना कर दिया गया है कि वो जो 2000 रुपए कहां से लेके आएंगे। मगर जिस तरीके से बात करें, दिल्ली के बाजारों के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा था, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं कोरोना पेशेंटों की गिनती बढ़ रही थी और उसी को लेकर कहीं ना कहीं राज्य सरकारें इतनी कह सकते बड़ा कदम नहीं दिया इसके अंदर। तो कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार जागी है और जागने के बाद अब कहीं ना कहीं जो 2000 रुपए का जुर्माना लिया जा रहा है, यानी मास्क के लिए जो 2000 रुपए का जो रकम रखी गई है उसके लिए कहीं ना कहीं जनता जागरूक नहीं थी। और अब जब लोगों के अंदर डर होगा तो कहीं ना कहीं लोग मास्क भी लगाएंगे और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी करेंगे। मगर जो बात करें 2000 रुपए के जुर्माने की, वो कहीं ना कहीं लोगों को डराने के लिए जरूर है, लोग बात समझे ताकि कोरोना वायरस अभी खत्म नहीं हुआ है, कोरोना वायरस से बचना है तो कहीं ना कहीं मास्क और सैनिटाइजर का और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। जी बिल्कुल राजीव, सरकार अब एक्शन मोड में यहाँ पर नजर आ रही है। जानकारी हम आपसे ये भी चाहेंगे कि आज कुछ आपको जानकारी मिली है कि कितना जुर्माना वसूल लिया गया है?
देखिए, बिल्कुल ब्रदर, जिस तरीके से हमने लोगों से जानकारी ली कि भई कितना जुर्माना लिया जा रहा है, क्या वो लोग ज जुर्माने की रकम से ठीक खुश हैं या दिल्ली सरकार की जो पहल है उससे खुद संतुष्ट है। मगर कुछ लोगों का ज़रूर कहना था कि हाँ, जुर्माने की रकम से कहीं न कहीं लोगों के अंदर डर बैठेगा और उसी को लेकर कहीं न कहीं लोग बहुत जागरूक भी होंगे। मगर कुछ लोगों का तो कहना ये था कि दिल्ली सरकार सिर्फ़ अपने बारे में सोच रही है, क्योंकि बड़े लोग तो जुर्माने की रकम 2000 की जगह अगर 5000 भी कर दी जाएगी तो वो भी दे सकते हैं। मगर जो गरीब मीडियम क्लास का लोग है, वो कहाँ से लेके आएंगे 2000 रुपए का? कहीं ना कहीं तो वो दे जरूर है कि लोग बाग कुछ जागरूक हैं, कुछ लोगों की सरकार की मुहिम को समझ रहे हैं और कुछ लोग नाराज भी हैं। तो कहीं ना कहीं ये जरूर है, जिस तरीके से बाजारों के अंदर अनदेखी देखी गई थी, लोग बाग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे, क्योंकि दिवाली के फेस्टिवल के अंदर तमाम ऐसे बाजार थे जहां पर सोशल डिस्टेंसिंग सिर्फ नाम के लिए थी, ना कि कोई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहा था, यहाँ तक कि मास्क तक का यूज नहीं कर रहा था। मगर देखिए, उस वक्त भी जुर्माने की इस मसले पर दिल्ली के बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि ये गलत है, इतना ज्यादा जुर्माना नहीं होना चाहिए क्योंकि गरीब लोग ये जुर्माना नहीं भर पाएंगे। लेकिन राजीव, ये तो साफ है, दिल्ली हाईकोर्ट ने टिप्पणी की थी कि आप जो जुर्माना ले रहे हैं वो अभी बेहद ही कम है, तो जुर्माने की राशि अब बढ़ाई है दिल्ली सरकार ने। तो इस मसले पर राजनीति होना क्या वाकई में लाजमी है? क्या लग रहा है कि इस मसले पर राजनीति होनी चाहिए? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद में अगर 2000 रुपए की जुर्माने की राशि जो बढ़ाई है, वानी की वो तो जायज है, मगर कहीं ना कहीं इसके अंदर जो राजनीति की जा रही है वो जायज नहीं है। क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी के जो अध्यक्ष है, उन्होंने कहा है कि 2000 रुपए की राशि जो है, यानी कि जो जुर्माने की राशि है, वो गरीब लोग नहीं दे पाएंगे। बात करें लोग तो दे सकते हैं, यानी कि जो मिडिल क्लास है, जो ऊपर का तबका है, वो जरूर दे सकता है 2000 रुपया रकम को। मगर जो गरीब लोग हैं, यानी कि जो झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले हैं, तो और जो वो गरीब लोग हैं, या फिर जो रोजमर्रा की जो जिंदगी से थोड़ा बहुत कमाते हैं और थोड़ा बहुत खर्च करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं, अब क्योंकि कोरोना काल चल रहा है तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं लोगों को दिक्कतें जरूर है। मगर कहीं ना कहीं जो लोग कह सकते जुर्माने की रकम को बढ़ाया गया, वो सिर्फ दिल्ली सरकार ने यही सोच के बढ़ाया है कि जनता जागरूक हो, जनता के डर में दिल में डर बैठे, ताकि कोरोना वायरस है अभी और कोरोना वायरस से बचना है तो मास्क और सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग सबसे ज्यादा जरूरी है। मगर दिल्ली सरकार अभी भी कहीं ना कहीं कमियां जरूर है, क्योंकि दिल्ली सरकार ने अगर जो 2000 रुपये का जुर्माना कर दिया है, वो कहीं ना कहीं मास्क के लिए जरूर करा, मगर सोशल डिस्टेंसिंग की तरफ अभी भी दिल्ली सरकार का ध्यान नहीं है। बिल्कुल राजीव, और अब लोगों के लिए भी जागरूक होना काफी जरूरी है, तभी हम दिल्ली में कोरोना को फैलने से रोक पाएंगे। शुक्रिया राजीव, तमाम जानकारी आपने हम तक पहुंचाई। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लव जिहाद को लेकर शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा और कहा कि यह शब्द उसने देश को बांटने और सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने के लिए गढ़ा है। वहीं बीजेपी ने गहलोत के ट्वीट पर पलटवार करते हुए कहा है कि इसे नजरअंदाज करना उनकी छोटी सोच को दर्शाता है। गहलोत ने इस बारे में एक ट्वीट में लिखा, लव जिहाद शब्द भाजपा ने देश को बांटने व सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने के लिए गढ़ा है। शादी विवाह व्यक्तिगत आजादी का मामला है, जिस पर लगाम लगाने के लिए कानून बनाना पूरी तरह से असंवैधानिक है और ये किसी भी अदालत में टिक नहीं पाएगा। प्रेम में जिहाद का कोई स्थान नहीं है। गहलोत का यह बयान उन खबरों के बीच आया है जिनके अनुसार उत्तर प्रदेश की सरकार लव जिहाद को लेकर सख्त कानून बनाने की तैयारी में है। इसी बारे में एक और ट्वीट में गहलोत ने लिखा है कि वे देश में ऐसा माहौल बना रहे हैं जहां वयस्कों की आपसी सहमति राज्य सरकार की दया पर निर्भर होगी। शादी विवाह व्यक्तिगत निर्णय होता है और वे इस पर लगाम लगा रहे हैं, जो कि व्यक्तिगत आजादी छीनने जैसा है। और इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता संदीप अग्रवाल फोन लाइन पर जुड़ गए हैं जयपुर से। संदीप, आपसे जानकारी चाहेंगे। बड़ा बयान अशोक गहलोत की तरफ से दिया गया है लव जिहाद को लेकर। बिल्कुल पल्लवी, बता दो कि बीजेपी शासित उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में लाए जाने वाले प्रस्तावित लव जिहाद बिल पर राजस्थान की राजनीति में घमासान सा मच गया है और लव जिहाद बिल पर शुक्रवार को सीएम अशोक गहलोत द्वारा दिए गए बयान पर अब बीजेपी भी हमलावर हो गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो बयान दिया था, उन्होंने ये जो लव जिहाद को एक मनगढ़ंत या बीजेपी की चाल बताया था और एक शब्द उन्होंने कहा कि बीजेपी ने एक शब्द तैयार किया है, निर्माण किया, भाजपा ने किया। गहलोत ने कहा कि विवाह व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मामला है, इस पर अंकुश लगाने के लिए कानून लाना पूरी तरह से असंवैधानिक है और यह कानून किसी भी अदालत में खड़ा नहीं हो सकता। ऐसे में बीजेपी पर उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि यह सौहार्द और जो देश भावना है उनको बिगाड़ने का काम कर रही है भाजपा, और इसलिए उन्होंने लव जिहाद का एक सहारा लिया, एक शब्द का सहारा लिया है जो कि असंवैधानिक है। और बीजेपी शासित जो प्रदेश है, इसमें जो बिल आना है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, वहाँ की सरकार को सोचना चाहिए कि यह कि स्वतंत्रता के अधिकार को हनन होगा और जो वयस्क है उनकी जो स्वतंत्रता है, वैवाहिक जिंदगी की स्वतंत्रता है, उनका हनन करना होगा। ऐसे में घमासान सा मच गया है। और सबसे बड़ी बात है कि गजेंद्र सिंह शेखावत जो केंद्रीय जल संसाधन मंत्री है राजस्थान में,
उनको, और बीजेपी जो सतीश पूनिया है प्रदेशाध्यक्ष है, उन्होंने भी ट्वीट कर हमलावर सिलसिलेवार हमला किया है। ट्विटर के माध्यम से उन्होंने ट्विटर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को नसीहत भी दी है। और बता दूं सबसे बड़ी बात की गहलोत को ट्वीट को बात केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने ट्वीट कर सवाल खड़े किए। शेखावत ने लिखा है गहलोत के 3 जवाबों में कि वही बीजेपी के, मैं बता दूं आपको कि गहलोत के सवाल जो ट्वीट आए हैं उन पे उन्होंने साफ किया है कि क्या लव जिहाद एक घटना नहीं है, क्या एक जुर्म नहीं है कि आए दिन जो घटनाएं हो रही हैं कि राजस्थान में इसका संपूर्ण जो निस्तारण है क्या सरकार कर पा रही है? ऐसे में बिल लाना उचित है। बीजेपी सही कर रही है, कांग्रेस इनको आम जनता को पकड़ा रही है। पल्लवी, देखिए, बात अशोक गहलोत ने भी गलत नहीं कही है, लेकिन संदीप यहाँ पर ये समझना भी तो बेहद जरूरी है। वो राजनीति कर रहे हैं, राजनीति हर मसले पर हमारे देश में होती है, वो अलग बात है। लेकिन जब शादी के नाम पर जबरन धर्म परिवर्तन करवाया जाता है या मारपीट की जाती है एक बच्ची के साथ, एक महिला के साथ, एक युवती के साथ, कई बार हत्या जैसे जघन्य अपराध भी कर दिए जाते हैं, तो इनके लिए तो कानून बनना अनिवार्य है। लेकिन ये सरकारों को देखना होगा, राज्य सरकारों को समझना होगा कि वो किस तरह से व्यक्तिगत विवाह को जो है वो अलग रखें और इस तरह के अपराध को अलग रखें। बिल्कुल पल्लवी, सही कह रहे हो कि जिस प्रकार से जो ट्वीट आए हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के, उसके बाद में जो प्रतिक्रिया बीजेपी द्वारा सामने आई है, उन्होंने ट्वीट में जो हमले का जो सवालों के जवाब मिले हैं, उन्होंने कहा है कि सीएम गहलोत का लव जिहाद पर आज का बयान उनकी वोट बैंक की ओछी मानसिकता दर्शाता है। और शेखावत ने, जो गजेंद्र सिंह शेखावत है, उन्होंने ट्वीट कर कहा कि अशोक गहलोत जी क्या हजारों युवतियों के साथ प्रेम विवाह और विवाह के नाम पर धर्म बदल कर हो रहे धोखे को लव जिहाद नहीं कहेंगे? ऐसे में ये साफ है पल्लवी, जैसा आपने कहा कि सरकारों को सोचना चाहिए, इसमें राजनीति छोड़कर वोट बैंक की राजनीति नहीं करें और जो आमजन है उसकी जो आगे की जो ये भविष्य है उसको देखते हुए फैसला लेने चाहिए। हालांकि जो विदेशी शासित प्रदेश हैं उनमें जो लव जिहाद को लेकर कानून बन रहे हैं वो भी सही है, लेकिन कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का तर्क भी सही है, क्योंकि जो आज लव जिहाद का नाम लेकर बड़े बड़े जो एक ये कहें कि कपल्स हैं वो शादी के बंधन में नहीं बन पाते, समाज उनको कहीं ना कहीं बांध कर रख देता है और वो आगे जिंदगी नहीं जी सकते। ऐसे में दोनों सरकारों को सोचना चाहिए और ये आरोप प्रत्यारोप को खत्म करके आमजन की जो ये कहें कि उनको जो पक्ष में हो फैसला उनको लागू करना चाहिए। पल्लवी, तो शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े संदीप, तमाम जानकारी आपने हम तक पहुंचाई। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। यूपी के बाराबंकी जिले में एक बीजेपी नेता ने शराब की दुकान पर जमकर हंगामा किया, जिसके सीसीटीवी फुटेज सामने आए हैं। वीडियो में बीजेपी नेता शराब की दुकान के सेल्समैन की पिटाई करता हुआ नजर आ रहा है। इस घटना का सीसीटीवी फुटेज अब सोशल मीडिया पर भी जमकर वायरल हो रहा है। इस मामले में पीड़ित ने थाने में लिखित शिकायत दर्ज की है। वहीं वारदात के बाद अब इसे बीजेपी नेता की कई अधिकारियों, बड़े नेताओं और मंत्रियों के साथ फोटो भी सामने आ रही है, जो ये साबित करने के लिए काफी है कि ये भाजपा की सक्रिय राजनीति में है। मारपीट की ये पूरी वारदात बाराबंकी के कोठी थाना क्षेत्र की है, जहां रवि भारती नाम के बीजेपी नेता ने शराब उधार न देने पर दुकान के सेल्समैन से जमकर मारपीट की। मारपीट की ये पूरी वारदात शराब की दुकान पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसका फुटेज सामने आते ही तेजी से वायरल हो गया। इस वीडियो में साफ दिख रहा है कि कैसे ये बीजेपी नेता उस सेल्समैन की जमकर पिटाई कर रहा है और बाद में बाहर से आए दूसरे लोग बीच बचाव कर रहे हैं। कल तुम्हारे साथ क्या हुआ? कल शाम करीब 7:30 बजे रवि भारती अनुसूचित जाति के जिला मंत्री यहाँ शराब उधार लेने आए थे, तो हमने उधार देने से मना कर दिया, जिस कारण अंदर घुस के हमको मारे हैं, जिसकी सूचना थाने में दी, एप्लीकेशन थाने में दिया, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई थाने से नहीं हुई है। और इस खबर पर तमाम जानकारी विस्तार से आप तक पहुंचाएंगे। उससे पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANB न्यूज। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना।
और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। ब्रेक पर जाने से पहले हमने आप तक जानकारी पहुंचाई थी उत्तर प्रदेश के बाराबंकी से, जहां पर एक बीजेपी नेता की तस्वीरें वायरल हो रही है, एक वीडियो वायरल हो रहा है। शराब की दुकान के सेल्समैन के साथ वे जमकर मारपीट करते हुए नजर आ रहे हैं। खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता पुनीत मोहन इस समय फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। पुनीत, आपसे जानकारी चाहेंगे, बाराबंकी की ये वीडियो इस समय पूरे उत्तर प्रदेश में वायरल हो रही है। कैसे बीजेपी के नेता शराब उधार न देने पर शराब की दुकान के जो सेल्समैन उनके साथ मारपीट कर रहे हैं, हो क्या गया है बीजेपी के नेताओं को? पुनीत से हमारा संपर्क टूट गया है, तो ये जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं उत्तर प्रदेश के बाराबंकी से, जहां पर एक बीजेपी नेता की ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं इस समय वायरल हो रही हैं। जमकर सीसीटीवी फुटेज बीजेपी नेता के सामने आए हैं। वीडियो में बीजेपी नेता शराब की दुकान के सेल्समैन की पिटाई करता हुआ नजर आ रहा है। इस घटना का सीसीटीवी फुटेज अब सोशल मीडिया पर भी जमकर वायरल हो रहा है। इस मामले में पीड़ित ने थाने में लिखित शिकायत दी है। वहीं वारदात के बाद अब इस बीजेपी नेता की कई अधिकारियों, बड़े नेताओं और मंत्रियों के साथ भी फोटो सामने आ रही है। ये पूरी वारदात बाराबंकी के कोठी थाना क्षेत्र की है, जहां रवि भारती नाम के बीजेपी नेता ने शराब उधार न देने पर दुकान के सेल्समैन के साथ जमकर मारपीट की। ये पूरी वारदात शराब की दुकान पर लगे सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसका फुटेज सामने आते ही तेजी से वायरल हो गया। इस वीडियो में साफ दिख रहा है कि कैसे ये बीजेपी नेता उस सेल्समैन को मार रहा है और बाद में बाहर से आए लोग बीच बचाव करते हुए नजर आ रहे हैं। यूपी के बाराबंकी जिले का ये पूरा मामला, कोठी थाना क्षेत्र का, जहां बीजेपी के एक नेता की तस्वीरें वायरल हो रही है शराब की दुकान के सेल्समैन के साथ मारपीट करते हुए। इस सेल्समैन की गलती बस इतनी सी थी कि इसने शराब उधार देने से मना कर दिया था और ये बात बीजेपी नेता को इतनी ज्यादा चुभ गई कि उन्होंने आव न देखा ताव और सेल्समैन के ऊपर हमला बोल दिया। जमकर मारपीट की गई। बाद में जैसे ही मामला बढ़ता नजर आया, शोर शराबे की आवाजें सुनाई देने लगी, तो बाहर मौजूद लोग दुकान में घुसे और इस बीच बचाव करके इस झगड़े को शांत करवाया गया। तस्वीरें आप देख रहे हैं कैसे बीजेपी नेता आपा खोते हुए नजर आ रहे हैं। रवि भारती बीजेपी नेता का नाम बताया जा रहा है। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं मारपीट की गई है। शराब उधार देने से इनकार कर दिया गया था सेल्समैन के द्वारा और ये बात बीजेपी नेता को नागवार गुजरी और उन्होंने अपने हाथ जो है उठा दिए सेल्समैन पर। हालांकि मारपीट की ये पूरी वारदात शराब की दुकान में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई है। आइए अगली खबर का रुख करते हैं। लोक आस्था के महान पर्व छठ पूजा का आज तीसरा दिन है। आज शाम को लोग छठ घाटी पर डूबते हुए भगवान सूर्य को अर्घ देंगे। इसके लिए छठ व्रती सुबह से ही प्रसाद बनाने में जुटी रही। छठ व्रतियों के द्वारा ठेकुआ, लड्डू और विभिन्न तरह के प्रसाद बनाए जा रहे हैं। घरों में तमाम महिलाएं प्रसाद बनाने में जुटी हैं। वहीं सरकार की ओर से जारी की गई गाइडलाइन का पालन किया जा रहा है, लेकिन कहीं कहीं सोशल डिस्टेंसिंग के पालन की धज्जियां भी उड़ती हुई दिखाई दे रही है। सरकार ने भी लोगों को कोरोना महामारी में एहतियात बरतते हुए पूजा अर्चना करने की अपील की है। और जो इस समय आप देख रहे हैं ये लाइव तस्वीरें हम अलग अलग जगहों से आप तक पहुंचा रहे हैं। आज लोक आस्था का महापर्व है, छठ पर्व का आज तीसरा दिन है और लोगों में
खासी उत्साह जो है वो नजर आ रहा है, लोगों में प्रसन्नता है छठ पूजा को लेकर। लाइव ये तस्वीरें एएनबी न्यूज पर इस समय आप देख रहे हैं। आज शाम को लोग छठ घाटों पर डूबते हुए भगवान सूर्य को अर्घ देने के लिए घाटों पर पहुंचे हुए हैं, जिसकी तस्वीरें इस समय आप देख भी रहे हैं। और छठ व्रती सुबह से ही प्रसाद बनाने में जो महिलाएं हैं वो आज जुटी हुई नजर आई। छठ व्रतियों के द्वारा ठेकुआ, लड्डू और विभिन्न तरह के प्रसाद आज बनाए गए हैं। घरों में तमाम महिलाएं प्रसाद बनाने में आज सुबह से ही जुटी रही। सरकार की ओर से जारी की गई हालांकि जो गाइडलाइंस है उनका पालन सिर्फ कहीं कहीं देखने को मिला। अधिकतर जगहों पर घाटों पर भीड़ ही लोगों की नजर आई है, लेकिन सरकार ने पहले से ही अपील की है कि आप जरा ध्यान रखें और तमाम गाइडलाइन का पालन करते हुए इस त्योहार को मनाएं। और पटना से ये सीधी तस्वीरें इस समय आप पूजा की देख रहे हैं और फिलहाल हमारे साथ संवाददाता भी जुड़ गए हैं मिथिलेश मिश्रा। सीधा उन्हीं का रुख कर लेते हैं, उनसे जान लेते हैं कि किस तरह का माहौल आज बिहार में जो है देखने को मिल रहा है। मिथिलेश, आपसे जानकारी चाहेंगे, लोक आस्था के महान पर्व छठ पूजा का आज तीसरा दिन है, बिहार में किस तरह के नजारे आज देखने को मिल रहे हैं? जी, आज ये तीसरे दिन है और आपको बता दें कि चांद की जो बेला होता है उस बेला में आज भास्कर की पूजा अर्चना की जाती है। ढलते सूरज की अर्घ दी जाती है। छठव्रती के साथ साथ में जितने भी श्रद्धालु होते हैं ये तमाम लोग आज घाट के किनारे में जाकर के आज पूजा अर्चना कर रहे हैं। आज सबसे अहम दिन माना जाता है, खास करके आज का जो दिवस है भास्कर की जो ढलते हुए सूर्य की जो हम लोग अर्घ देते हैं उसको सबसे अहम माना जाता है। फिर कल का भी दिन होगा जो उगते सूरज का अर्घ दी जाएगी। तो आज का जो दिन होता है वो बहुत ही बेहतर माना जाता है। खास करके इसमें जो छठ होता है उस छठ में सबसे अहम बातें कही जाती है कि एक सभ्यता और संस्कृति इसमें नतमस्तक होती है प्राकृतिक स्रोत के सामने में। तो आज जिस तरीके का प्राकृतिक में खास करके नदियां, चाहे जितनी भी इसमें फल है, सारे के सारे आज एक जगह संगम होने की जो अनूठा बेला है उसको आज देखने को मिलता है। चाहे ये जो मौसम है उस मौसम के अनुकूल अगर हम देखें तो इस मौसम में जितने भी फल होते हैं तमाम फलों का आज भगवान भास्कर के समक्ष में हम सारे पूजा अर्चना करने के लिए रखते हैं। साथ में तमाम नदी की पूजा होती है, इसके अलावा उगते हुए और डूबते हुए सूर्य की पूजा होती है। तो ये सीधे तौर पे कह सकते हैं कि जो आज का जो शाम होता है, बेला होता है, वो बहुत ही मनोरम दृश्य होता है, खास करके छठव्रतियों के लिए और आम आवाम के लिए भी, पर्यावरण के लिए भी, वातावरण के लिए भी। तो ये सारी चीजें बेहतर ढंग से दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल मिथिलेश, देखिए कोरोना का काल भी चल रहा है और इस कोरोना काल के बीच में इतना महान पर्व आया है, तो ऐसे में क्या सरकार की तरफ से कुछ खास जो है विशेष व्यवस्थाएं आज देखने को मिली हैं? देखिए, कोरोना काल में जिस तरीके का छठ का माहौल है वो माहौल में निश्चित तौर पे ये कहा जा सकता है कि एक तरफ जहाँ पे राजनीतिक रंग दिखाई दे रहा था जिससे कोरोना काल की कोई भय नहीं दिख रहा था, उसी तरीके से अब की बार जो छठ हो रहा है उसमें भी कोरोना काल की कोई भय नहीं दिखाई दे रहा है। पूरी तरह से सभी लोग जिससे पिछले वर्ष जिस तरीके का छठ वो लोगों ने अपने मनाए थे उसी तरीके का तमाम भीड़ भी अब की बार भी भीड़ दिखाई दे रहा है। यानी कि कह सकते हैं कि कोरोना काल में भले ही लोगों के एक अंदर का भय है, लेकिन इस महापर्व के आगे सारे कुछ झूठा दिखाई दिया। लेकिन प्रशासन की तरफ से जिस तरीके का सारी व्यवस्थाएं होनी चाहिए थी वो तमाम व्यवस्थाएं भी देखी जा रही थी। बार बार ये बात को प्रेरित किया जा रहा था कि सभी लोग अपने चेहरे पे मास्क रखें, खास करके सैनिटाइज स्थल कर दिया गया था ताकि किसी भी तरह का कोई संक्रमण होने की संभावनाएं नहीं हो। और ये भी साथ में प्रशासन की तरफ से बार बार अनाउंस किया जा रहा था कि जितने भी छठव्रती हैं सभी छठव्रती निश्चित तौर पे जल में डुबकी नहीं लगाएंगे, संक्रमण होने की संभावना बढ़ सकता है। तो ये सारी चीजें फ्लैग की जा रही थी ताकि किसी भी तरह का कोई संक्रमण फैले नहीं, इसकी खास करके प्रशासन की तरफ से विशेष ध्यान जरूर दिया जा रहा था। जी ठीक है, और ज्यादा भीड़ ना हो, क्या इसके लिए अलग से भी कुछ घाटों का जो है निर्माण किया गया है कि टेम्पररी तौर पर कुछ और भी ज्यादा घाट वहां पर बना दिए गए हों? देखिए, पूरे पटना में 90 घाट को खास करके जिलाधिकारी ने अपने हाथों में लिया था और तमाम स्थलों पे पूरी तरीके की सफाई जो होना चाहिए था कुमार रवि ने किए हैं। और हर एक एक स्थल पे जाने के लिए जिस तरीके का रास्ते होने चाहिए थे वो रास्ते बनाया था। और लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पे छठ पर जाने के लिए ये सारे साधन या वाहन सारे बंद करा दिए गए थे ताकि किसी भी तरह का कोई दिक्कत खास करके छठव्रतियों को ना आए। दूसरी तरफ उन्होंने रुख मोड़ दिया था और वहीं पे सारे लोगों की ये बात से जरूर देखा जा रहा था कि जो लोग कि चेहरे पे मास्क नहीं है तो वहां पे मास्क देने की भी कहीं कहीं भी व्यवस्था देखी गई। तो ये सीधे तौर पे कह सकते हैं कि अभी प्रशासन किसी भी तरह का कोई चुप नहीं करना चाह रहा था और हर एक एक गतिविधि पर खास करके नजर भी रखा था, चाहे आपराधिक मामले हो चाहे कोरोना के काल हो, सारे चीजों पर लोग हम लोगों ने देखा कि पूरी तरीके से प्रशासन मुस्तैदी दिखा रहा है। जी
बिल्कुल मिथिलेश, बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम जानकारी आपने हम तक पहुंचाई। तो ये सीधी तस्वीरें पटना से ही एनबी न्यूज़ आप तक पहुंचा रहा है। आप देख सकते हैं छठ व्रतियों में खासा उत्साह है। महिलाएं पहुंची हुई हैं, डूबते हुए सूर्य को अर्घ देने के लिए यहाँ महिलाएं पहुंची हुई हैं। तमाम व्यवस्थाएं यहाँ सरकार की तरफ से की गई हैं और बताया जा रहा है कि अपील की गई थी कि आप मास्क लगा कर रखिएगा और अपनी सुरक्षा का जरा ध्यान रखिएगा। तो लोगों में जागरूकता भी है। मास्क कुछ महिलाओं ने हालांकि लगाया हुआ भी है, लेकिन ये महान पर्व है लोक आस्था का और लोगों में खासा उत्साह इस पर्व को लेकर रहता है। तो उसका नज़ारा भी इस समय आप देख पा रहे हैं। बिहार के पटना से ये सीधी तस्वीरें, घाट पर किस तरह से लोग मौजूद हैं। यहाँ पर पूजा अर्चना का जो दौर है वो चल रहा है। सुबह से ही जो महिलाएं हैं, वहाँ की स्थानीय महिलाएं हैं, वो प्रसाद बनाने में जुटी हुई थी। छठ व्रतियों के द्वारा ठेकुआ, लड्डू और विभिन्न अलग अलग तरह के व्यंजन जो है प्रसाद स्वरूप बनाए गए थे। काफ़ी जो फल हैं वो भी महिलाओं के पास इस समय आपको दिखाई दे रहे हैं। घरों में तमाम महिलाएं सुबह से ही प्रसाद बनाने के कार्यक्रम में लगी रही। सरकार की ओर से जारी की गई गाइडलाइन का भी पालन किया गया। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। अनलॉक की प्रक्रिया के तहत छूट मिली तो कई राज्यों ने कोरोना गाइडलाइन के पालन और सतर्कता के दावे के साथ दोबारा स्कूल खोले। हालांकि अब बच्चों और टीचर तक कोरोना संक्रमण पहुंचने से सरकार और प्रशासन के हाथ पैर फूल गए हैं। इस वजह से कई राज्यों में स्कूलों को फिर से बंद करने का फैसला लिया जा रहा है। हरियाणा के 3 जिलों में 150 से अधिक स्कूली छात्र कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए। अब यहाँ कुछ दिन स्कूल बंद रहेंगे। अधिकारियों ने बताया कि 9वीं से 12वीं के कोरोना संक्रमित सभी छात्रों की सेहत स्थिर है और उनमें से अधिकतर होम आइसोलेशन में है। रेवाड़ी जिले के 13 स्कूलों में 91 छात्र कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जबकि जींद के कई स्कूलों में कुल 30 छात्र और 10 टीचरों को संक्रमण हुआ। इसी तरह झज्जर जिले के 34 छात्र और 2 अध्यापक कोविड-19 की चपेट में आ गए। बता दें कि हरियाणा में 9 से 12 कक्षा तक के छात्रों के लिए 2 नवंबर से स्कूल खोले गए थे। हालांकि छात्रों को पेरेंट्स की अनुमति के साथ ही स्कूल आने की इजाजत थी, लेकिन अब कोरोना के मामलों को देखते हुए स्कूलों को बंद करने का फैसला लिया गया है। और खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता विनीत कपूर इस समय लाइव जुड़े हुए हैं। विनीत, आपसे जानकारी चाहेंगे स्कूलों को खोले जाने को लेकर अब हरियाणा सरकार ने क्या कुछ फैसला लिया है?
बिल्कुल, देखिए सीधे तौर पर अगर रेवाड़ी की बात करें तो जिस तरह से रेवाड़ी के कुछ स्कूलों के अंदर लगातार बच्चे जो हैं वो कोरोना पॉजिटिव होते हुए नजर आ रहे थे और कुछ अध्यापक भी कोरोना पॉजिटिव होते हुए नजर आ रहे थे, तो उसके बाद अब हरियाणा सरकार ने फैसला लिया है कि 30 नवंबर तक प्रदेश के सभी सरकारी और निजी स्कूलों को बंद कर दिया गया है। क्योंकि अगर हम लगातार बात करें, जिस तरह से ये कहा जा रहा था कि पूरी एहतियात बरती जाएगी, एहतियात के साथ ही स्कूल खोले जाएंगे, लेकिन वहां पर बड़े लेवल पर जो कह सकते हैं मॉनिटरिंग कमेटियां थी वो पहुंच ही नहीं पाई। इस वजह से उन्होंने यही जांचने की कोशिश नहीं की कि क्या स्कूल जो हैं वो लगातार जो कोरोना के लिए एसओपी जारी की गई हैं उनका पालन करते हुए नजर आ रहे हैं, क्या स्कूलों के अंदर सैनिटाइजेशन का सिलसिला जारी है, क्या स्कूलों के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है, क्या बच्चे जो हैं वो मास्क डालकर आ रहे हैं। इन सभी हिदायतों का ख्याल जो मॉनिटरिंग कमेटियों के द्वारा करना था वो नहीं किया गया। इस वजह से सीधे तौर पर बड़े लेवल पर जो रेवाड़ी के अंदर या फिर जींद इलाके की बात करें, वहां पर जो बच्चे हैं वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए और उसके बाद अब सरकार ने फैसला लिया है कि पहले इन स्कूलों को सैनिटाइज करवाया जाएगा जहां पर बच्चे कोरोना पॉजिटिव हुए हैं, उसके बाद राज्य के अन्य स्कूलों को भी सैनिटाइज कराने का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। 30 नवंबर तक सभी स्कूल जो प्रदेश के हैं उनको पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया है। उनमें किसी भी तरह की शिक्षा जो है बच्चों को नहीं दी जाएगी, वहां पर छुट्टियां रहेंगी। हालांकि ऑनलाइन शिक्षा जो है वो जरूर बच्चों को मुहैया करवाई जाएगी ताकि उनकी जो स्टडी है वो बाधित होती हुई नजर ना आए। लेकिन एक बड़ा फैसला सरकार ने लिया था स्कूल खोलने का कि स्कूलों के अंदर बच्चे आएंगे, 9वीं से 12वीं कक्षा तक के बच्चे स्कूल के अंदर आकर शिक्षा ग्रहण करेंगे। लेकिन लगातार वो बच्चे जिस तरह से कोरोना पॉजिटिव हुए तो उसके बाद सरकार जो है वो कहीं ना कहीं ये फैसला लेती नजर आई कि अभी फिलहाल जिस तरह से कोरोना दोबारा से दूसरी लहर में प्रवेश करता नजर आ रहा है तो ऐसे में स्कूल जो है वो बच्चों के लिए सुरक्षित नहीं है। इसी वजह से 30 नवंबर तक का फिलहाल इंतजार करना होगा। उसके बाद देखने वाली बात रहेगी कि रिव्यू कमेटी सरकार को क्या कुछ जो कह सकती है इस पूरे मामले के ऊपर रिव्यू देती है कि क्या अब स्कूल जो हैं वो सुरक्षित हो चुके हैं। लेकिन 30 नवंबर तक प्रदेश के सभी स्कूलों को बंद कर दिया गया है। जी ठीक है, हरियाणा में जो कुछ भी हुआ स्कूल खोलने के बाद इतनी बड़ी संख्या में बच्चे और शिक्षक जो है कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, क्या इस पूरे घटनाक्रम से सबक लेकर पंजाब और चंडीगढ़ प्रशासन की तरफ से भी अब कोई अलग से फैसला लिया जा सकता है? विनीत, देखिए, अगर चंडीगढ़ की बात करें या फिर अगर हम बात करें पंजाब की, तो चंडीगढ़ प्रशासन की तरफ से फिलहाल जो स्कूल खोलने का फैसला लिया गया था उसमें बच्चों को कक्षाओं के अंदर जो कह सकते हैं शिक्षा जो वो ग्रहण नहीं करवाई जा रही थी। अगर हम पंजाब की बात करें तो वहां पर भी कुछ इसी तरह का माहौल देखने को मिला था कि शिक्षाएं वहां पर ग्रहण बच्चे नहीं कर रहे थे। हाँ, उन्होंने अगर कोई गाइडेंस लेनी होती थी अपने अध्यापकों से तो वो गाइडेंस लेने के लिए स्कूल में जरूर जाते थे, लेकिन प्रॉपर कक्षाएं केवल हरियाणा के अंदर ही शुरू होती हुई नजर आ रही थी। हालांकि चंडीगढ़ प्रशासन जो है वो भी लगातार कोरोना के जो बढ़ रहे मामले हैं उनसे संज्ञान लेता हुआ नजर आ रहा है और कई एरियो को कंटोनमेंट जोन में तब्दील कर दिया गया है। तो ऐसे में अगर यहां पर भी कोरोना बढ़ता हुआ नजर आता है तो फिर जो बच्चे गाइडेंस लेने के लिए स्कूल जा रहे हैं उनके लिए भी स्कूलों को कुछ समय के लिए बंद कर दिया जाएगा ताकि बच्चों को सुरक्षित रखा जा सके और उनको जिस तरह से ऑनलाइन माध्यम से पहले ही शिक्षा उपलब्ध करवाई जा रही है उसी तरह से शिक्षाएं उपलब्ध करवाई जाएं। क्योंकि इस वक्त सर्दी का मौसम शुरू होने वाला है और ऐसे में कोरोना जो है वो ज्यादा पैर पसारता हुआ नजर आ रहा है। दिल्ली के हालात इस वक्त जिस तरह से बेकाबू होते नजर आ रहे हैं उनसे कहीं ना कहीं हरियाणा भी चिंतित है, पंजाब भी चिंतित है और चंडीगढ़ भी चिंतित है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े विनीत, तमाम जानकारी आपने हम तक पहुंचाई। तो आपको बता दें कि स्कूलों को खोलने को लेकर अब हरियाणा सरकार ने एक बार फिर से बड़ा फैसला लिया है। बताया जा रहा है कि अब स्कूल बंद कर दिए जाएंगे क्योंकि बड़ी संख्या में जो है स्कूलों में कोरोना पॉजिटिव बच्चे और शिक्षक पाए गए। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। पंजाब के जल संसाधन विभाग द्वारा रबी की फसलों के लिए 22 नवंबर से 29 नवंबर तक नहरों में पानी छोड़ने का प्रोग्राम जारी किया गया है। सरहिंद कैनल सिस्टम जैसे कि पटियाला फीडर, अबोहर ब्रांच, भटिंडा ब्रांच और इन सब के बीच में जो है दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी प्राथमिकता के आधार पर चलेगी। जल संसाधन विभाग के एक प्रवक्ता ने बताया कि घग्गर लिंक और इसमें फीड होली घग्गर ब्रांच और पटियाला माइनर जो कि ग्रुप बी में है उसे पहली प्राथमिकता के आधार पर पूरा पानी मिलेगा। भाखड़ा मेन लाइन में से निकलने वाली नहरें जो ग्रुप ए में है उनकी दूसरी प्राथमिकता के आधार पर बाकी बचत में पानी मिलेगा। उन्होंने आगे बताया कि अपर बारी दोआब में से निकलने वाली मेन ब्रांच, लोअर और इसके रजबाहों को पहल के आधार पर पूरा पानी दिया जाएगा, जबकि लाहौर ब्रांच, सबराव ब्रांच और इनके रजबाहों और कसूर ब्रांच लोअर को क्रमवार बाकी बचत पानी मिलेगा।
खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता विनीत कपूर इस समय फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। उन्हीं का सीधा रुख कर लेते हैं। विनीत, आपसे जानकारी चाहेंगे कि रबी की फसलों के लिए 22 नवंबर से 29 नवंबर तक नहरों में पानी छोड़ने का पूरा कार्यक्रम जो है जारी किया गया है। इस कार्यक्रम को लेकर पूरी जानकारी की किस तरह से कहां पर पानी छोड़ा जाएगा? बिल्कुल, देखिए सीधे तौर पर अगर हम बात करें तो इस तरह से हरियाणा के अंदर माफ कीजिए पंजाब के अंदर फसलों की बिजाई जो है वो शुरू हो चुकी है और पंजाब के अमूमन कई इलाके ऐसे हैं जहां पर जो फसलों की बिजाई है वो नहरी पानी के माध्यम से की जाती है। तो ऐसे में नहरी पानी के आसपास के क्षेत्रों कि किस दिन तो पानी है वो किसानों को उपलब्ध करवाया जाएगा, किस दिन किस नहर से किस फीडर से पानी जो है वो किसानों को मुहैया करवाया जाएगा, ताकि किसान अपनी जो फसलें हैं, चाहे वो हम गेहूं की फसल की बात करें या अन्य फसलों की बात करें, उसकी सही समय पर बिजाई कर सके और उस बिजाई के दौरान उनको सही मात्रा में पानी उपलब्ध करवाया जा सके। जी, बहुत बहुत शुक्रिया विनीत, तमाम जानकारी आपने हम तक पहुंचाई है। तो आपको बता दें कि पंजाब के जल संसाधन विभाग द्वारा रबी की फसलों के लिए 22 नवंबर से 29 नवंबर तक नहरों में पानी छोड़ने का प्रोग्राम जारी किया गया है। वहीं केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई ने उत्तर प्रदेश शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष वसीम रिजवी के खिलाफ केस दर्ज किया है। उत्तर प्रदेश में वक्फ संपत्तियों को गैर कानूनी तरीके से बेचने, खरीदने और हस्तांतरित करने के आरोप में यह मामला दर्ज किया गया है। सुनते हैं इस पर खुद वसीम रिजवी का क्या कुछ कहना है। सीबीआई जांच मुल्ला कल्बे जवाद के कहने पर हुई है। मुल्ला कल्बे जवाद के अलावा कोई दूसरा नहीं है जो हमारे खिलाफ एलिगेशन लगाता हो, क्योंकि हमने उनके खिलाफ कार्रवाई की है। मुल्ला कल्बे जवाद ईरानी एजेंट हैं, ईरान से पैसा लेकर कश्मीरी आतंकवादियों की मदद करते हैं, इसके सबूत भी है मेरे पास। लेकिन आज वो हुकूमत को मेरे खिलाफ गुमराह करने में कामयाब हो गए हैं। आरजेडी प्रवक्ता मनोज झा ने योगी सरकार पर हमला करते हुए कहा है कि योगी के राज में महिलाएं घर से बाहर नहीं निकल रही हैं। महिलाओं को घर से बाहर निकलने में डर लगने लगा है। योगी आईना नहीं देख रहे हैं कि उनके राज्य में क्या हो रहा है। वो महबूबा जी वाला अपना गठबंधन याद कर रहे हैं कि नहीं योगी जी, या भूल गए? मैं बार बार कहता हूँ, जब कभी दूसरों पे तबसरा कीजिए, सामने आईना रख लिया कीजिए। और योगी जी के साथ तो मजबूरी है कि वो आईना देखते ही नहीं है। आईना देखे होते तो उत्तर प्रदेश के हालात से वाकिफ होते। किस तरह का आतंक है लोगों के जहन में। वहाँ बच्चियां महफूज नहीं महसूस करती है। शाम के बाद लोगों ने घरों से निकलना बंद कर दिया। योगी जी, ये आपके राज्य की और आपकी कार्यशैली की कृपा है। और रही बात जम्मू कश्मीर में जिस आप गैंग का इस्तेमाल करते हैं, सुना है कारगिल में उन्हीं के साथ मिलकर कुछ चला रहे हैं। कमाल की बात है साहब। सुरक्षा बलों ने जम्मू कश्मीर में बड़ी कामयाबी हासिल की है। जम्मू के नगरोटा में 4 आतंकियों को मार गिराया गया। बता दें कि चारों आतंकी गोला बारूद और हथियार लेकर जम्मू से श्रीनगर जा रहे थे। सुरक्षा बलों ने नगरोटा स्थित बन टोल प्लाजा पर एक ट्रक को रोका और जांच शुरू की। इसी दौरान ड्राइवर ट्रक से छलांग लगाकर भाग खड़ा हुआ। इसके बाद जवानों ने जांच पड़ताल शुरू की तो ट्रक के भीतर से फायरिंग होने लगी। करीब 2 घंटे के एनकाउंटर के बाद सुरक्षा बलों ने ट्रक को ही उड़ा दिया। इस दौरान डोगरा फ्रंट के प्रधान अशोक ने कहा कि जम्मू के वतन परस्त लोग पाकिस्तान की ऐसी ऊंची हरकतों को कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। वहीं गुपकार गैंग बर्फी केंद्र सरकार की कार्रवाई करने की बात कही। तो सुरक्षा बलों ने जम्मू कश्मीर में बड़ी कामयाबी हासिल की। जम्मू के नगरोटा में 4 आतंकियों को मार गिराया गया और इस पर डोगरा फ्रंट के प्रधान अशोक गुप्ता ने कहा है कि जम्मू के वतन परस्त लोग पाकिस्तान की ऐसी ऊंची हरकतों को कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। जम्मू के नगरोटा में 4 आतंकियों को मार गिराया गया था। चारों आतंकी गोला बारूद और हथियार लेकर जम्मू से श्रीनगर जा रहे थे। और अब खबर यूपी के कन्नौज से है, जहां सपा कार्यकर्ताओं ने जल निगम के बाहर खाली बाल्टियों के साथ प्रदर्शन किया। दरअसल सपा काल में शुरू हुई जल परियोजनाओं को बंद करने का आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगा है। इस दौरान जल निगम के बाहर दर्जनों कार्यकर्ता जमा हुए। वहीं प्रदर्शनकारियों ने सरकार को अल्टीमेटम दिया है, जब तक हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा तब तक प्रदर्शन ऐसे ही जारी रहेगा। माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में जो सरकार थी, माननीय सांसद डिम्पल यादव जी के प्रयास से
कन्नौज में कम से कम 200 जल परियोजनाएं लागू की गई थीं, टंकियां बन गई थीं, पाइपलाइन बिछ गए थे। कुछ जो बाद में टंकियां बनाने का काम हुआ था परियोजनाएं, वो जरूर अधूरी थी। जो अधूरी थी वो वहीं पे ठप हैं, और जो परियोजनाएं चालू थीं उनमें लीकेज हो गए, बंद पड़ी हैं। कम से कम 1 सैकड़ा परियोजनाएं, जल परियोजनाएं बंद। और आइए अब आपको सीधी तस्वीरें दिखाते हैं छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल की। 40,000 करीब अंतर आया है सर ये 15 दिन में, और जो प्रगतिरत है सर इसमें करीब 3,000 की वृद्धि हुई है सर, और जो अप्रारंभ वर्मी टांके हैं इनकी संख्या भी कम हो गई है सर। उत्पादन अब प्रारंभ हो चुकी हैं, जैसे मैंने आपको पहले विगत समीक्षा के दौरान निवेदन किया था सर। विक्रय की स्थिति में भी 1.5 गुना बढ़ोतरी हो गई है। 1,459 क्विंटल हम लोगों ने ऐप के माध्यम से वितरण किया है सर। नमूनों की संख्या 698 है सर। इसमें जो विश्लेषित है 450 करीब है सर। इसमें वर्तमान में सर 5 प्रयोगशालाओं में ये विश्लेषण चल रही हैं, और आगामी 10 दिवस के भीतर सर हम लोग दंतेवाड़ा, रायगढ़ और बस्तर के जो लैब्स हैं उसको फंक्शनल करा देंगे सर। जो प्रमुख उपलब्धियां रही हैं सर आज की स्थिति में, बात ये थी कि जो सक्रिय घोटालों की संख्या है सर ये काफी बढ़ गया है अभी, और 3,726 तक पहुंच गए हैं। लाभान्वित पशुपालकों की भी संख्या में काफी बढ़ोतरा हो गई है सर। 64,000 जब हमने प्रारंभ किया 64,000 से अब 1,32,000 के ऊपर हो गया है सर। 1,641 सहायता समूहों के द्वारा 48,304 वर्मी कट्टांकों को भर दिया गया सर, और करीब 10,000 क्विंटल का उत्पादन हो चुका है सर। अब अब खाद बेचना प्रारंभ कर दिया है सर, और हम आपके निर्देशानुसार विभिन्न जो डिपार्टमेंट्स हैं, हॉर्टिकल्चर, कृषि विभाग और शहरी विकास, फॉरेस्ट विभाग, सब लोग खरीदना प्रारंभ कर दिया सर। इसमें एक और पहल हम लोगों ने करने की कोशिश की, बड़े बड़े किसानों को सर रबी के दौरान इसका उपयोग करने के लिए हमने आग्रह किया सर। रायगढ़ जैसे जिला, बाकी जिलों ने ये आइडेंटिफाई किया है सर किन किसानों को वो बेचेंगे। उसके साथ साथ कृषि विश्वविद्यालय से सर एक निर्देश हम लोगों ने प्राप्त कर लिया है सर कि वर्मी कंपोस्ट का उपयोग रबी में कैसे किया जाए, इसका पर्याप्त प्रचार प्रसार करने के प्रयास हम लोग कर रहे हैं सर। आगे सर, दिवाली के दौरान एक महत्वपूर्ण उपलब्धि ये रही सर कि हमारे महिला स्व सहायता समूह 220 इनके द्वारा काफी मेहनत करके जो दिया इत्यादि जो बनाए थे सर, इसमें इनका करीब 45 लाख आय उपलब्ध हुआ सर उनको, और अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो करीब 2,500 रुपए इनको आय प्रति महिला प्राप्त हुआ है सर। सर, आपने स्वावलंबी गोठान को बढ़ाने के लिए आपका निर्देश था सर, ये कार्य अब प्रारंभ हो चुका है सर। जो समीक्षा हाल ही में हम लोगों ने की उसमें ये परिलक्षित हुई है सर कि सरगुजा के 28, दंतेवाड़ा के 6, बालोद के 5, सूरजपुर के 2 और कबीरधाम के 2 गोठान अब स्वावलंबी हो गए सर। उनको राशि अब राज्य शासन से कोई अपेक्षा नहीं है सर, वो लोग अपना काम कर लेंगे सर। विशिष्ट गतिविधियों का आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी। कबीरधाम में सर कोसा उत्पादन और मधुमक्खी पालन पर जोर देने के लिए प्रयास किया जा रहा है। दुर्ग में सर दीपावली के संदर्भ में जो दिए बनाए थे सर, सबसे ज्यादा आय दुर्ग जिले में ही प्राप्त हुआ है सर, और सब्जी बाड़ी का काम बहुत अच्छे से दुर्ग क्षेत्र में हो रहा है सर। कोरिया में सर पिछली बार जैसे मैंने निवेदन किया, हल्दी की खेती करके करीब 42 लाख रुपए गोटानों ने प्राप्त किया सर। वहीं सर सौंफ की खेती प्रारंभ कर रहे हैं करीब 30 एकड़ में, और इसमें सर केवीके का बहुत बड़ा योगदान है सर। निवेदन करूंगी, पिछली बार जो समीक्षा आपने की थी उस समय केवीके को 10-10 गोठान गोद देने के लिए और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश प्रदेश के तमाम ताजा और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।
क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती। भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया पूरी तरह से शरीर पर लगना। और अगर खाया पिया पूरी तरह से शरीर पर लगेगा नहीं तो आपकी सेहत बनेगी कैसे? लोग सोच